नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज सहायक शिक्षक के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 25 नंबर का वीडियो, और इसमें हम देखेंगे बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसको जिसने भी दिया है, आगे हम पढ़ेंगे, थार्नडाइक महोदय ने दिया है। लेकिन ये सिद्धांत मेरे गांव का कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी भी दे सकता था या फिर देता रहता है। ऐसा विचार वो बार बार अपने मतलब हम लोग को बताता रहता है। इसी से मिलता जुलता विचार, भरोसा, संक्राम, ऐसे नाम है मेरे गांव में। वो लोग ऐसे ही विचार बताते हैं जैसा मिलता जुलता प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। लेकिन समय की विडंबना है कि भाई हमारे गांव में ऐसे विचारक हैं जैसा थार्नडाइक ने विचार दे दिया, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुनता। और थार्नडाइक की बात को सुनो चाहे मत सुनो, लेकिन थार्नडाइक की बातों को पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेरे गांव के लोग भी इसको बता सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जब तुम प्रयास करोगे तो कुछ त्रुटि होगा, फिर त्रुटि करते जाओगे, प्रयास करते जाओगे, त्रुटि करते जाओगे, यानी गलती करोगे और गलती से फिर सीखोगे, फिर गलती करोगे फिर सीखोगे। वो जिसने बल्ब बनाया था, एडिशन जब बल्ब बना लिया, मतलब बनाया नहीं था, बल्ब बनाने के बहुत सारे प्रयोग करता रहता था। तो उसके दोस्त पूछते थे तुमको मिलेगा क्या, तुम ये जो बनाना चाह रहे हो आखिर तुम बना तो पा नहीं रहे हो। तुम इतनी बार, मतलब 990 बार तुम फेल हो चुके हो, 990 तरीकों से तुमने काम करने की कोशिश की और वो तुम फेल होते गए, अब तुम और आगे करते जा रहे हो। तो एडिशन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं 990 उन तरीकों की खोज कर चुका हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब बाकी तरीके जो बचे होंगे उस पर मैं काम कर रहा हूं, यानी 990 तरीकों से तो बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही सिद्धांत तो थार्नडाइक ने भी दिया कि जब तुम प्रयास करोगे तो कुछ गलतियां होंगी और उस गलतियों से सीख करके तुम नया प्रयास करोगे, यानी वो गलती दोबारा नहीं करोगे। और कहते हैं ना, जो गलतियों से सीखता है वो जीवन में महान इंसान बनता है, लेकिन जो जीवन भर गलती करता है वो जीवन में गधा बन जाता है। और गधों को भी गधा कहना थोड़ी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि आज इंसानों का स्तर गधों से भी बदतर होता जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लें। वैसे इन बेसिक चीजों को हमने पढ़ भी लिया है, अधिगम क्या है और भी बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उसी को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूछेगा, मतलब आगे जो मैं इसमें क्लास में पढ़ाने वाला हूं उसमें एक बार रिवीजन हो जाए तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई, नहीं तो पुराना वाला भूल गए। और कहते हैं ना, आगे पीछे सपाट वाला कुछ एक कहावत है ना, कि पीछे सब भूलते गए और आगे वाला पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, पुनर्जन्म की तरह ना हो कि पूरा पिछले जन्म की सारी बातें आप भूल गए तो इसी जन्म में पेपर देना है भाई। तो ऐसा मत सोचे कि वीडियो नंबर, इससे जो 25 नंबर का वीडियो बना रहा हूं तो 23 नंबर वाला वीडियो जो था वो पुनर्जन्म की बातें हो गई, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर वीडियो इसी जन्म में पढ़ना है और इसी जन्म में एग्जाम देना है, और इसी जन्म में नहीं, अभी इसी बार देना है, नहीं तो फिर गए। ठीक है, चलिए बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अधिगम क्या है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, जिसको आपको पहले भी बता चुका हूं। अधिगम एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप कुछ चीजें सीखते हैं और सीखने की वजह से कुछ चीजें जानते हैं। जिन चीजों को जानने की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो उसको आपको सीखना बोलेंगे, नहीं तो फिर जानना बोलेंगे। अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब आप सीख रहे हैं। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, साइकिल चलाने के उदाहरण से, बहुत सारी चीजें ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पहले बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद करा रहा हूं कि अधिगम क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग मतलब जानने के वजह से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है उसी को लर्निंग या अधिगम बोलेंगे। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने की नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। क्रो ने कहा था
अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। ये विशेषताएं भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूं क्योंकि अभी हमको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो उसके लिए आपके दिमाग को तैयार कर रहा हूं बस। तो क्या क्या बताएं। अधिगम सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह लोग सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलता है। गांधी जी ने कहा तो मृत्यु तक चलता है, तुम लाश जब तक गिर के लाश न बन जाओ तब तक तुम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हो, वैसा गांधी जी ने कहा। अब गांधी जी ने कहा, हमारी क्या गलती है भाई, लेकिन ये लोग भी बोल रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक है वो भी बोल रहे हैं। ठीक। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी अधिगम सीखने की वजह से आप विकसित होते हैं। अधिगम परिवर्तन का माध्यम है, एक सीखा दूसरा सीखा, दूसरे में आपका दिमाग परिवर्तित हुआ। अनुकूलन है, यानी एक जगह में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अधिगम में के माध्यम कौन कौन से हैं, तो अधिगम के माध्यम औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक माध्यम। औपचारिक माध्यम मतलब जैसा कि आप स्कूल वगैरह में जाते हैं, बालक स्कूल में अध्यापक पाठ पुस्तक खेल एवं अन्य विधिक कार्यों में भाग लेकर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रणाली सीखने की औपचारिक प्रणाली है। अनौपचारिक प्रणाली मतलब आप घरों में सीखते हैं, अपने दोस्त से, यार से, अपने पड़ोसी से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने दद्दू से और अपने मित्र से, जैसा आप बदमाशी करना सीखते हैं। आप स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब लगे हैं उसको पत्थर से ऐसे निशाना लगा के तोड़ना सीखते हैं। आप इतने बड़े बड़े डंडा जो होते हैं गिरे रहते हैं गांव साइड, जिसमें ऐसे घुमा के आम तोड़ना सीखते हैं, वो भी दूसरे का आम तोड़ना। तो ये भी तो एक अधिगम है, लेकिन ये अनौपचारिक है। औपचारिक क्या है, जो औपचारिक मतलब फॉर्मल मतलब जैसे स्कूल में सीख रहे हैं, या फिर आप फॉर्मल शर्ट नहीं पहनते हो यार, इनफॉर्मल और फॉर्मल शर्ट, वही बस। ठीक। तो वो सब चीजें आप जब वो क्या बोलते हैं, थोड़ा उम्र बढ़ता है, 16 17 18 की उम्र में आते हैं, तो फिर आप राजश्री गुटखा खाना सीख जाते हैं, विमल पान मसाला खाना सीख जाते हैं। यहां तक आपका मन नहीं भरता, थोड़ा सा आपके अंदर यौवन का स्फुटन होता है, तो आप लड़कियां छेड़ना सीख जाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं छेड़ना। इसलिए नहीं बोल रहा हूं छेड़ना गलत है, छेड़ोगे पकड़ा जाओगे वो गलत है, पकड़ाओगे तो मारते बहुत, शारीरिक पीड़ा बहुत होती है, तो वो सीख जाते हैं। वो सब क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है। तो कभी भी छेड़ो मगर निकल लो भैया, नहीं तो फिर बहुत मार पड़ेगी। उसके भाई भाई लोग मारते हैं, प्रेम व्रेम में तो बहुत कुटाते हैं, बहुत कुटाते हैं। वो एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, मेरे को याद आ गया। एक आदमी था, तो वो आदमी जो था वो एक महिला से प्रेम करता था, और महिला थी शादीशुदा। तो महिला जब शादीशुदा थी तो उसका पति कहीं जाए और इसको जब भी, चलिए एक उदाहरण से ही बता दे, उसका नाम बता देता हूं नहीं तो भूल जाएंगे। एक का नाम है, मान लीजिए है रामू, मैं ही भूल जाऊंगा यार, आप लोग क्या बोल रहे। एक का नाम है श्यामू। ठीक है, श्यामू की एक पत्नी है, अब मजा आएगा सुनने में, देखिए। ठीक है, श्यामू की एक पत्नी है, श्यामू की पत्नी है, रामू अलग आदमी है। रामू और श्यामू की क्या है, दोस्ती। और रामू की श्यामू की पत्नी से भी दोस्ती है। जब भी श्यामू बाहर जाता है, रामू उसके यहाँ प्रेम करने चला जाता है, जब भी प्रेमालाप का मन, जब प्रेमालाप का मन होता है तो चला जाता है। लेकिन श्यामू को ये बात धीरे धीरे पता चलने लगी, उसको शक होने लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी का प्रेम जो है रामू से है। तो एक दिन उसने कहा कि मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, मैं जा रहा हूं कहीं, और वो चला जाता है। जैसे ही चला जाता है श्यामू, पत्नी जो है रामू को खबर करती है कि आ जाओ, मामला क्लियर है, रास्ता साफ है, अगला पार्टी जा चुका है, हम लोग जी भर के प्रेम करेंगे। और प्रेम में उत्सुक होकर रामू जो है श्यामू की पत्नी से मिलने चला जाता है। जब चला जाता है, वहां पहुंच जाता है, श्यामू को खबर तो पहले से थी, शक तो पहले से ही था, लेकिन उसको किसी तरीके से खबर लगती है, वो दौड़ा दौड़ा आता है अपने घर और दरवाजा पीटता है। जब दरवाजा पीटता है तो रामू जो रहता है प्रेम की अवस्था में रहता है, और प्रेम की अवस्था का मतलब क्या है कि उसके शरीर में लगभग वस्त्र नहीं के बराबर थे। अब श्यामू जो है ढूंढने लगता है रामू को, क्योंकि पहले से शक था। उसकी पत्नी उसको लाख मना करती है, अरे रुको जी, कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा, लेकिन श्यामू को तो पता ही था, पूरा एकदम गुस्सा हुआ है।
खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। अब खोजे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, और मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। और एक कहानी मैं आपको ऐड कर दूं, ये सब बातें जो बता रहा हूं ये रामू की कही हुई बातें हैं, रामू ने मुझे बताया है। और मुझे कहाँ बताया है? मुझे बताया है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, तो मैं पूछा कि और रामू, ये सब कहानी की बात, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। ये कहानी के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, तो मैं मिलने गया, मेरा मित्र था। मैं पूछा और रामू कैसे हो? बोला कि ठीक हूँ यार, बस कभी कभी दर्द करता है। तो बोलता है, पूछा कि कैसे कभी कभी दर्द करता है? उसकी उंगलियां एकदम, कहीं शरीर में कोई चोट वोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उंगलियां जो है उंगलियों में पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी बंधा हुआ है। तो हॉस्पिटल में उससे मिलने गया, तो बोला कभी कभी दर्द करता है। तो बोलते क्यों दर्द करता है? जब हंसता हूँ और ऐसे हाथ हिलता है तो दर्द करता है। तो हिलते क्यों, हंसते क्यों? तो बोले मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हंसता हूँ। तो फिर बेवकूफ़ी क्या की? तो उसने बताया, कि भाई श्यामू जब आ जाता है और ढूंढने लगता है घर में, तो घर में तो पाता नहीं है। तो नहीं पाता है, खोजते खोजते तो अचानक से उसको दिखता है कि रामू खिड़की में इस तरीके से लटका हुआ है। और रामू को नहीं देख पाता श्यामू, उसकी उंगलियां देख लेता है। जब उंगलियां देख लेता है तो श्यामू जो था वो भी बड़ा दुष्ट टाइप का था। वो न देखने का नाटक करता है और चुपके से जाता है, एक हथौड़ा लेके आ जाता है। हथौड़ा लेके आता है और हनुमान जी का भक्त था, ऐसे उठाता है हथौड़ा, वो जय बजरंग बली करके एक हथौड़ा मारता है उसकी उंगली को। उसका एक उंगली पिचक जाता है, लेकिन रामू लटका हुआ था, कुछ बोल नहीं सकता था। तो ये बात जब रामू मेरे से बताया तो मैं बोला ये तो बहुत बुरा हुआ था। बोला अभी बुरा कुछ हुआ ही नहीं है। बोला अब इससे बुरा क्या होगा? तो बोला इससे बुरा भी है कि मैं बिना कपड़ों के लटका हुआ हूं बाहर में, ऐसे उस चीज को ध्यान रखो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसने फिर से जय बजरंग बली कहा, फिर दूसरी उंगली पिचका दी मार के, फिर जय बजरंग बली कहा, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, ऐसे पिचकाता गया। मैं बार बार रामू को यही बोले जा रहा हूं कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब रामू बोला कि अरे यार चुप करो, अभी बुरा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे करके पांचों उंगली एक हाथ की पिचका दी, छठवीं, सातवीं, आठवीं उंगली पिचका दी, नौवीं उंगली पिचका दी। तो मैं फिर से बोल पड़ा, रही है तो बहुत बुरा हुआ, इतना जोर से किसी को मारना चाहिए। जब 10वीं उंगली पिचका दी कहानी में, रामू मुझे बता रहा था उसमें, तो मैं बोला अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो बोला अरे यार आप बार बार बीच में बुरा हुआ, बुरा हुआ बोलते हो भाई साहब, मुझे बुरा अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं बोला 10वीं उंगली पिचका दी, अब क्या बुरा होगा? तो बोला जब 10वीं उंगली पिचकाई तो मैं कूद गया, और कूदा तो मैं देखता हूं कि मैं लगभग इतनी ऊंचाई पे था, यानी आधे फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ। तो अगर पहले कूद जाता तो मेरी उंगलियां बच जाती। चलिए, ये तो था रामू और श्यामू की कहानी। तो इसमें मैं आपको सिखा रहा था अनौपचारिक अधिगम के बीच में एक कहानी आ गया था जो मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अनौपचारिक अधिगम में क्या सीखते हैं? वही अनौपचारिक चीजें, बदमाशी करना, साइकिल चलाना भी अनौपचारिक है, यानी जो आप इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं या परिवार मित्र समाज से सीखते हैं वो सब अनौपचारिक है, बाकी औपचारिक। ठीक है, तो दो तरीके के अधिगम की बात की। अब एक प्रश्न देखते थे, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? क्या पाठ्य पुस्तक है अनौपचारिक अधिगम का भाग? तो नहीं है, पाठ्य पुस्तक औपचारिक अधिगम का भाग है। तो ये उत्तर हो जाएगा। आपका दोस्त मित्र, आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड तो आपको जो सिखाएगी कि बाबू ये मत करना, तुम सिगरेट छोड़ दो, तुम दारू छोड़ दो, तुम गुटखा छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम गली छोड़ दो, तुम दुनिया छोड़ दो, ये सब क्या है? अनौपचारिक अधिगम है। पाठ्य पुस्तक, शिक्षक, स्कूल, ये सब क्या है? औपचारिक अधिगम। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अब तो बता चुका हूं मैं औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषता सब बता चुका हूं। अधिगम की आधुनिक वैकल्पिक अवस्थाओं अवधारणाओं को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है वाटसन का और दूसरा है व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत। तो वाटसन और पावलोव का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वो तो हमने पढ़ा है, आपको याद होगा, नहीं होगा तो पुराना वीडियो देखिए।
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस तरीके से हमने पढ़ा है, और मैंने बताया था कि इसको अन्य नाम से जाना जाता है, उसको याद रखना है। और जिसमें बाद में पॉलो के इसी सिद्धांत का नाम बदल दिया गया था, वो आपको याद होगा, नहीं होगा तो फिर से देखिए। वाटसन एवं पॉलो का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। व्यवहारवादी सहचर्य का सिद्धांत हमको पढ़ना है। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के सहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसकी व्याख्या करना ही इस सिद्धांत का उद्देश्य है। यानी व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत क्या बताता है? व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत ये बताता है कि विभिन्न उद्दीपन, इस उद्दीपन मतलब क्या बताया था उसको, जैसे क्या तो मैं बताया था, उद्दीपन स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको हिंदी अंग्रेजी में, लेकिन जो आपके मन में भाव जागृत करे कोई ऐसा चीज, जैसे सामने खाना रखा है तो खाना आपके लिए क्या है? भूख लग रहा है, आपके लिए खाना क्या है? उद्दीपन है, ठीक है। और जैसे सामने एक आदमी है, आपको मारने का मन कर रहा है, उसको मारेंगे, वो क्या है? वो सामने वाला आदमी आपके लिए क्या है? उद्दीपन है, ठीक। तो आप कितनी बार अपनी माँ के लिए उद्दीपन बने हैं, आप मैसेज करके बताइएगा अगर समझ में आया होगा तो, कि आपको जब मारती पीटती थी तो आपकी माँ के लिए आप कौन थे? आप ही उद्दीपन थे। और आप जब क्या बोलते हैं, भूखे थे तो कहीं से कुछ चुरा के खाए होंगे, तो वो क्या है? वो खाना क्या है? आपके लिए उद्दीपन है, ठीक। तो विभिन्न उद्दीपनों के सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है, और उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं के सहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। जैसे मान लेते हैं मुझे साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाना मेरे लिए क्या है? उद्दीपन है। मैं उसके लिए जो काम करूंगा वो क्या है? मेरे लिए अनुक्रिया है। अब उद्दीपन मतलब साइकिल है उद्दीपन, और उसके चलाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो अनुक्रिया है। उसके वजह से क्या मैं साइकिल चलाना सीख जाता हूं? क्या मैं गिर जाता हूं, गिर के ऐसे लंगड़ा लूढ़ा हो जाता हूं, ऐसे चलता हूं, वो पुष्पा मूवी की तरह? वो अलग बात है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, तो उसकी तरह हो गया, लंगड़ा लूढ़ा हो गया, वो अलग बात है। वही तो मेरा व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है कि मेरा हाथ पांव टूट गया है, मेरा जुबान कट जाए, उसके बाद मैं बोल ही ना पाऊं, वही मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। आपको क्लियर होगा? यानी उद्दीपन की वजह से जो अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया की वजह से उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के बारे में हम व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत जो दो नाम मुख्य रूप से देखना है, एक तो थॉर्नडाइक का देखना है और स्किनर का देखना है। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसको देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो इतना आसान है, कुछ भी कहना नहीं है। चलिए, एक लोहार था, एक लोहार का बेटा था, ठीक है। एक लोहार है, एक लोहार का बेटा है। लोहार का बेटा मारता है, बोलता है कि तुमको ये बेटा, चाहे छोड़ दीजिए। एक तीरंदाज था जो तीर चलाता था, और उसको बोला गया कि बेटा तुमको यहां पे मारना है। दूर से तीर चला रहा है, कभी उसका तीर लगे इधर, कभी यार कभी पार, ऐसे तीर लगता जा रहा है, तीर लगता जा रहा है। वो प्रयास कर रहा है मगर त्रुटि हो रहा है, प्रयास कर रहा है मगर त्रुटि हो रहा है। ये सब जो पॉइंट डॉट 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 कर रहा हूं ना, ये सब में उसका तीर लग रहा है। यानी अगर उसको मारना है यहाँ, लेकिन मार रहा है इधर 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 इधर, ऐसे मारता जा रहा है। प्रयास कर रहा है मगर त्रुटि हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है, ठीक है। अब एक बार उसके शिष्य ने, गुरु ने कहा कि बेटा एक आंख बंद करो और केवल इसको देखो और तीर को साधो और छोड़ो। और उसी प्रकार उस बालक ने तीर और धनुष उठाया और एक आंख से लक्ष्य को देखा, तीर को खींचा और छोड़ा, और जाके तीर यहीं लगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो प्रयास किया गया ये बेकार चला गया। प्रयास के साथ त्रुटि हुई, प्रयास करने से उसके हाथों में थोड़ा सा तो चपलता आया होगा, जिसके वजह से कम धनुष को पकड़ना सीख गया होगा, जिसके वजह से वो तीर को खींचना सीख गया होगा। तो यही बात है, यही कुल मिला के सार है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मेरे भक्तों, कि प्रयास करो त्रुटि होगा, प्रयास करो त्रुटि होगा, गलतियां करते जाओ, गलतियां करते जाओ। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, आप वो देखे होंगे। वेलकम।
तो इस तरीके से थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया। थार्नडाइक इसके लिए बहुत आगे एक प्रयोग भी करता है, उसको बताऊंगा। लेकिन सामान्य तौर पे यही करें कि करत करत अभ्यास कर, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते है सिर पर परत निशान। यानी जितना प्रयास करोगे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से सीखोगे तो फिर वो गलतियां करोगे नहीं, और दोबारा जब वो गलती नहीं करोगे तो कुछ और चीजें सीखोगे। बस यही कहता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये नहीं कहता कि तुम गलती करो ही मत, वो कहता है कि गलती करो लेकिन कुछ नया चीज तो सीखो। चलिए एक बिल्ली को कुछ चीज सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि थार्नडाइक ने सिखाया। उसने एक बॉक्स में, चलो आगे पहले पढ़ लेते हैं। थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत, ये सब इसी नाम से जाने जाते हैं। अगर घुमा घुमा के पूछा कि थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो वो नाम कौन कौन से होंगे? पहला नाम होगा, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पहला ही नाम है तो इसको तो पूछेगा ही, इसको तो लिखा ही रहेगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये पहला नाम, संयोजनवाद का सिद्धांत दूसरा नाम, अधिगम का संबंध सिद्धांत तीसरा नाम। यानी ये 3 नाम, अगर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत करना है, पढ़ना है, तो ये 3 नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट है, प्रकाश एवं त्रुटि का सिद्धांत तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसमें त्रुटि हुई तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वाला प्रश्न में त्रुटि हो जाएगा, और जैसे ही त्रुटि होगा काम खत्म। यानी क्वेश्चन गलत, और क्वेश्चन गलत तो फिर काम खत्म। मोला लड़का चाहिए, मैं कुछ नहीं जानो दीदी, मोला का लड़का चाहिए, बस बात खत्म। वैसे ही काम खत्म। ठीक है, तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही मजा है। चलिए आगे देखते हैं। थार्नडाइक क्या करता है? थार्नडाइक भी एक तरीके का हीरो आदमी था। तो वो क्या करता है, चलिए उसकी कहानी बताता हूं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को साबित करने के लिए उसने एक बॉक्स लिया, कुछ इस तरीके का बॉक्स। अब इस तरीके के बॉक्स लेने के बाद बाहर में जैसे इसे रखा है, ऐसे ही जाली वाला बॉक्स लिया, और जाली वाले बॉक्स के अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया। ये लोग बंद बहुत करते थे, बंद कर दो, बिल्ली को बंद कर दो, कभी कुत्ते को बंद कर दो, कभी चूहे को बंद कर दो, कभी इंसान को बंद कर दो। बंद करने की परंपरा ही मनोवैज्ञानिक सनकी लोग होते हैं। लोग मतलब पूरी तरीके से कहो तो थोड़ा बहुत पागले होते हैं मनोवैज्ञानिक लोग। तो बंद करने की प्रक्रिया शुरू से चल आ रही है। एक मनोवैज्ञानिक था, एक आदमी था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा 8-9 साल का होगा। तो 8-9 साल का होगा तो उसको वो कुछ खा भी नहीं करे, मतलब उसको भूख न लगे या फिर जो भी बात था, वो कुछ खाए ही ना, किसी से कोई बात ना करे, गुमसुम हो गया। करोड़पति बाप का बेटा था, तो उसके बाप के पास पैसा था नहीं, तो पैसा बहुत था, तो सोचा इसका इलाज कराऊं। इलाज कराने के लिए कई डॉक्टर घूमा। तो डॉक्टर घूमने के बाद उसको पता चला कि इसको तो कोई बीमारी ही नहीं है। फिर उसको कोई बताया कि मनोवैज्ञानिक के पास जाओ। वैसे तो वो लोग भी पागल ही होते हैं, लेकिन हो सकता है कि मानसिक कुछ विकार हो जिसकी वजह से खा ना रहा हो, इसके मन में ही नहीं आ रहा हो कि मुझे भोजन करना है। तो एक मनोवैज्ञानिक पकड़ाया, झक्की टाइप का, तो उसको पकड़ के ले आए कि चलो मेरे बेटे का इलाज करो। अब बेटे का इलाज होना शुरू हुआ। अब बहुत चीजें समझाने लगा, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, बेटा ये खा लो, वो खा लो, और समझाते समझाते 8-10 घंटा वो बच्चा भी एकदम कच परेशान हो गया। बोलता है कि कुछ तो खा लो बेटा। बोला कुछ नहीं खाऊंगा। जब 12-13 घंटा हो गया, इसके दिमाग पक गया, तो बच्चा बोलता है हाँ खाऊंगा, एक चीज खाऊंगा। क्या खाओगे बेटा? केचुए खाऊंगा, केचुए। तो मनोवैज्ञानिक बोला अपने असिस्टेंट को कि जाओ केचुए पकड़ के लाओ। इतना सारा केचुआ पकड़ के लाए। केचुआ समझ रहे होंगे ना आप, जो कि केचुआ खाद वाला केचुआ पकड़ के लाए ढेर सारा, इतना सा। तो
बच्चा बोला कि ऐसे कच्चा थोड़ी खाऊंगा, भुनवा के दो तब खाऊंगा। तो मनोवैज्ञानिक भी सोचा कि चलो कुछ तो खाने के लिए तैयार हुआ, कम से कम केचुआ ही खाने के लिए तैयार हुआ है, धीरे धीरे मन का वो जो है वो बदलेगा, धीरे धीरे खाएगा। तो सारा केचुआ भुनवा दिया। अब सारा केचुआ भुनवा करके एक प्लेट में बच्चे के सामने ला दिया गया। अब बोला अब तो खाओ बेटा। तो बोलता है कि इतना इतना थोड़ी खाऊंगा, मैं तो एक केचुआ खाऊंगा। एक केचुआ छोड़ के सारे केचुए फेंक दिए गए। जब एक ही केचुआ बचा तो मनोवैज्ञानिक को लगा अब तो इसके पास कोई चाल बचा नहीं है, अब तो खाना ही पड़ेगा एक केचुआ। तो मनोवैज्ञानिक बोला कि अब खाओ बेटा। तो बच्चा बोलता है कि अब मैं अकेले अकेले थोड़ी खाऊंगा, आप भी तो खाओगे। मेरे घर में इतना संस्कार मेरे माता पिता ने दिया है कि कभी भी भोजन अकेले नहीं करना चाहिए। तो उस केचुए को फिर काटा गया आधा आधा। अब बोला कि आप भी खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। तो मनोवैज्ञानिक बोला ठीक है मैं भी खाऊंगा। उसने अपना आधा केचुआ उठाया और खा लिया। अब बोलता है बेटा तुम खाओ। बच्चा रोने लगा, मेरे हिस्से का तो तुम ही खा गए, ये भी तुम भी खा लो। इस तरीके से बच्चा कुछ नहीं खाया, मनोवैज्ञानिक केचुआ खा गया। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक होते हैं शुरू से ही इस तरह के कारनामे करते रहे हैं। और उसी क्रम में थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए एक बॉक्स लिया, एक जाली वाला बॉक्स, उसमें एक बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली को खुला खुला छोड़ा और बाहर में मछली रखवा दिया कि हाँ बेटा तुम देखते रहना कैसे खाओगे, तुम तो अंदर रहोगे ऐसे। लेकिन थॉर्नडाइक क्या करना चाहता था? थॉर्नडाइक नहीं चाहता था कि तुम मछली मत खाओ, वो चाहता तुम मछली खाओ, लेकिन खुद से प्रयास करके निकलो वहां से। तो कैसे निकलेगा? जब पूरी तरीके से बंद होगा तो नहीं निकल पाएगा। तो उसने एक तो लीवर लगवाया, देखो इस लीवर को ऐसे दबाएगा तो इधर से खुल जाएगा। देखो फिर से समझ लो, ये वाला लीवर ऐसे दबाया, ये खींचा, ये ऊपर से चला गया, ये दरवाजा ऐसे खुल गया। ठीक, ये दरवाजा से कहां गया अभी? हाँ, ये दरवाजा ऐसे खुल जाएगा, बिल्ली बाहर आएगी, यहाँ पे मछली रखा हुआ है, मछली खा लेगी। अब इस बिल्ली को, भूखी बिल्ली को इसी जाली में बंद कर दिया गया। कितने क्रूर थे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। भूखी बिल्ली को इसी जाली में बंद कर दिया गया, उसको फिर छोड़ दिया गया। उस मछली देखती थी, लाल टपकाती थी, मगर खा न पाती थी, दूर से ही देखती थी, उछल कूद करती थी मछली को खाने के लिए, मगर खा न पाती थी। क्या करें, बीच में जाली जो था बंद थी, कैद थी बेचारी। लेकिन उछल कूद करते 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 एक बार गलती से उसका पैर जो था लीवर में अटक गया। लीवर में मतलब दबा दिया लीवर को, ये लीवर दबा, खुला, बिल्ली आई, खाई, बात खत्म। फिर से बिल्ली को पकड़ लिया। अब एक बार जब बिल्ली ने पैर दबाया, लीवर में दबाया, तो वो तो बस गलती से दब गया, प्रयास किया और त्रुटिवश लीवर में पैर दब गया। क्लियर है? प्रयास किया और त्रुटिवश लीवर में पैर दब गया। लेकिन दोबारा जब गई बिल्ली को फिर से पकड़ के लाया, फिर से उसको 2-3 दिन खाने के लिए नहीं दिया गया, फिर से लीवर इसी जाली में डाला गया, फिर से उछल कूद करी। तो पहले वो 2 घंटा में लीवर खोल पाई थी, तो इस बार उसने केवल और केवल 1.5 घंटा लिया, यानी समय कम लिया। उसके बाद तीसरी बार, चौथी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। दोहराते दोहराते ऐसा भी हुआ कि बिल्ली 5 मिनट में ही लीवर दबाए और बाहर आ जाए। यानी प्रयास करते करते, वो त्रुटि करते करते ये तो सीख गई कि लीवर दबाने से मैं बाहर आ सकती हूं। ऐसा एक कहानी कुत्ते वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कबूतर वाला भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दबाऊंगी लीवर, मैं बाहर आ जाऊंगी। और एक समय तो ऐसा आया मेरे बच्चे कि इस बिल्ली को जैसे डाला गया, बिल्ली ने बोला कि मुझे उतना टाइम नहीं मांगता है, मैं तो लीवर दबाऊंगी और बाहर जाऊंगी, मछली खा लूंगी। और आखिरी समय में वही हुआ। आखिरी समय में थॉर्नडाइक के उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे बिल्ली कम प्रयास तथा कम भूल करती हुई बाहर निकलती रही एवं बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होने लगी। यानी गलत अनुक्रिया जो था उस कम होने लगा। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली ने बिना कोई भूल किए लीवर दबाया, दरवाजा खोला, बाहर आई, मछली खाई, फरार हो गई। ठीक है, चलिए। मेरी बिल्ली बड़ी छबीली,
रखा दूध था, गर्म खूब था, मेरी बिल्ली बड़ी छबीली। उसने आगे कदम बढ़ाया और उसने जाकर दूध को खाया, जीभ जल गई, सजा मिल गई। ऐसी कुछ कहानियां भी, कविताएं भी अगर आप लोग सुने होंगे तो हो सकता है। बाकी ये बिल्ली वैसी नहीं थी, छबीली टाइप की। ये बेचारी कैद हो गई थार्नडाइक महोदय के चक्कर में, और प्रयोग पर काम हुआ, मतलब वो बिल्ली प्रयोग के काम आई अपने जीवन में। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम के आधार एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस प्रक्रिया में उद्दीपन की भी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन क्या था बिल्ली के मामले में? मछली जो बाहर रखा था। उद्दीपन व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, तो थार्नडाइक ने क्या कहा कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां जरूर करता है, किंतु बार बार अगर वो प्रयास करे तो वो सीखने में सफल हो जाता है, फिर गलती नहीं करता, जैसा कि बिल्ली ने बाद में नहीं किया। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में वर्णन किया कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद पुनर्बलन विद्यार्थी को मिलता है। पुनर्बलन मतलब उसी काम को फिर से करने के लिए रिफोर्स मिलता है, यानी फिर से उसको एक मनोबल मिलता है कि मैं उसको दोबारा करूं। जैसे बिल्ली ने पहली बार खाया तो दोबारा उसको ये लगा कि मैं ऐसे दबाऊंगी और बाहर निकल जाऊंगी, वही बात। थार्नडाइक ने उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम दिए जो निम्न प्रकार हैं। तो थार्नडाइक ने बताया कि भाई उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन के लिए, यानी उद्दीपन के को काम कर, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में फोर्स बने, यानी फिर से व्यक्ति मोटिवेट हो उस काम करने के लिए। जैसे बिल्ली मोटिवेट हो रही थी मछली के लिए, तो बार बार वो अनुक्रिया कर रही थी। अनुक्रिया मतलब लीवर को दबा रही थी बार बार और उस जाली से बाहर आ रही थी। वैसी अनुक्रिया करने के लिए उस मतलब वो बार बार कोई व्यक्ति करे, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण नियम थार्नडाइक ने बताए और 5 सहायक नियम भी बताए। तो 3 महत्वपूर्ण नियम हमको अभी शुरू से में पढ़ना है। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ऐसे नियम है, बहुत आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की तरह समझ में आएगा बेटे, कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखते हैं। प्रभाव का नियम देखते हैं सबसे पहला। तो देखते हैं प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम बहुत आसानी से समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि जीवन पर्यंत याद रहेगा। चलो पहला देखता हूं, पहले पढ़ देता हूं फिर समझा दूंगा। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है, यानी वो कार्य जो सीखने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये प्रभाव के नियम का सबसे पहला बात है। जब हमें सीखने के परिणाम संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर जल्दी से जुटते हैं, सीखते हैं। थार्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध पाया जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ इसके बाद दुखदाई स्थिति पैदा होती है तो उसकी शक्ति घट जाती है। प्रस्तुत नियम संतोषजनक अवस्था एवं असंतोषजनक अवस्था को महत्व दिया जाता है। संतोषजनक अवस्था को सीखने वाला छोड़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक अवस्था को पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, तभी यह संभव है। अब पूरा का पूरा बताऊं छोटे से। वो काम, जिस काम का परिणाम आपके लिए सुखद होने वाला है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, उसी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इसका परिणाम सुखद होगा तो आप उस काम को, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगेगा कि इसका परिणाम दुखद होगा तो आप वैसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे। यानी संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है तो काम को सीखने की संयोग बढ़ जाते हैं। संयोग मतलब समझे, आज संयोग बन रहा है, कल संयोग बन रहा है, वही संयोग। तो अगर काम संतोषजनक हो, काम संतोषजनक मतलब एक सामान्य से उदाहरण बताता हूं। बहुत सारे बच्चे, और उनमें से मैं भी एक शामिल हूं, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मैं स्कूल से ज्यादा दिन नहीं हुआ था बाहर निकले। जब स्कूल से ज्यादा दिन नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर, तो उस समय फेसबुक नया नया मैं आईडी बनाया तो लोग मुझे बताए कि भाई फेसबुक में लड़कियां कहीं से भी तुमसे संपर्क में आ सकती हैं, अगर मैं ठीक ठाक भाषा में बोलूं।
लेकिन तुमको उसके लिए क्या है, इंग्लिश आना चाहिए। तो वो फर्स्ट ईयर पे रहता है आदमी का, जवानी उफान पे रहता है, भैया तो मैं इंग्लिश सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश सीखना मुझे उन लड़कियों के आसपास या लड़कियों के संसर्ग में लाने का एक माध्यम है। तो मेरे लिए उद्दीपन क्या है, लड़कियां, अनुक्रिया क्या है, सीखना, इंग्लिश सीखना मेरा अनुक्रिया है। लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, सुखद होने वाला है मेरे लिए। और मेरे लिए सुखद की परिभाषा, सुखद क्या है, बस लड़कियां आसपास में, कॉलेज में, और क्या चाहिए। हर व्यक्ति की उम्र वैसा ही होता है यार, ठीक। तो थार्नडाइक ने इसको क्या बताया, प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम के अनुसार उसने बताया कि भाई अगर कोई चीज आपको सुख देने वाली है, जैसे आप पढ़ेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको श्योर कर दूं तो आप बहुत तेजी से पढ़ेंगे, और मैं श्योर करता हूं कि आप पढ़ेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना पढ़ा रहा हूं 2-3 बार पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। तो इस बात को अगर मैं श्योर कर दूं तो आप जी जान लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सफलता आपके सामने। लेकिन मैं कहूं कि आप पढ़ेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, कितना भी पढ़ लो तुम फेल हो जाओगे। तो क्या आप पढ़ेंगे, वैसी चीजों को सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको परिणाम पता है, परिणाम दुखद है। पास होना आपके लिए सुखद है, फेल होना आपके लिए दुखद है। आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे जरूर। अब मैं कहूं आप पढ़ेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, तो आप क्यों पढ़ेंगे? आपके मन में कुंठा, आपके मन में दुख, आपके मन में तकलीफ, आपके मन में विषाद भर जाएगा कि मैं पढ़ूंगा तो भी फेल हो जाऊंगा, तो मैं पढ़ूं क्यों। यही बात कहा प्रभाव के नियम के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब तत्काल कैसे करें। सीखने की दशा में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच संयोग बन जाता है। इसको भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन संयोगों को SR सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब सीखने वाला अपनी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्दी सीख लेता है, अतः सीखने वाला सुख प्राप्त होता है। थार्नडाइक ने लिखा, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन करने के लिए तैयार नहीं होती तब उसके लिए संवहन करना असंतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब इसके लिए संवहन न करना भी खिंचने जैसा होता है। छोटे बच्चों को देखे हैं, सोते रहते हैं, उठा दो रो देते हैं, रोते हैं ना, क्योंकि वो सोना चाहता था, उसके मन में सोना है। अब अगर जगा हुआ है उसको सुलाने की कोशिश करो तो भी रो देते हैं। तत्परता का नियम, वो व्यक्ति जो चाहता है, अगर उसी के हिसाब से उसको मोल्ड करने की, फोल्ड करने की, डायरेक्ट करने की, रीडायरेक्ट करने की व्यवस्था की जाए तो उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाएगा। अगर मेरे मन में है तत्परता, मुझे पसंद है क्या, खाना पीना मौज करना, यही तो सबको पसंद है। तो मुझे भी खाना पीना मौज करना पसंद है, और मैं खाने के नए नए वैरायटी को खा करके टेस्ट के बारे में जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। और मुझे आप लोग जिमी कांदा और चावल खिलाओगे तो क्या मैं सीख पाऊंगा? जिमी कांदा और चावल मेरे लिए कुंठा भरा होगा, जबकि नया नया घूम घूम के खाना मेरे लिए क्या होगा, मजेदार होगा। तो क्या हुआ, यही तत्परता का नियम। जब मैं सो रहा हूं, नींद में हूं, उसी समय कोई मुझे बोले ओए उठो चलो पढ़ाना है, और जब मैं पढ़ाने के मूड में हूं और कोई बोले नहीं अभी नहीं पढ़ाना है, तो क्या हो जाऊंगा, मैं खिंच जाऊंगा, अरे मन था नहीं पढ़ाया। यही तो तत्परता का नियम है। तो जो व्यक्ति सीखना चाहता है, यदि उसके मन में तत्परता है तो उसको जल्दी सीख जाएगा। उसके मन में तत्परता नहीं है तो वो फिर क्या नाम है, मेरा नाम नौकर है, और तुम्हारा, मेरा नाम नौकर है, ऐसे ही चलता रहे। क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता हूं, मैं आलसी हूं। क्या नाम है? बचपन में मेरा नाम आलसी था। ऐसे धीरे 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 चलता रहेगा, फिर वो कुछ नहीं सीख पाएगा, या सीखेगा तो बहुत धीरे धीरे सीखेगा। यही तत्परता का नियम है कि अगर तत्परता है उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसको करने की प्रेरणा है, इच्छा है, तो जल्दी सीख जाएगा। और करने की प्रेरणा, करने की इच्छा नहीं है तो जल्दी नहीं सीख सकता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभ्यास का नियम। और अभ्यास के नियम के बारे में किसी ने बहुत अच्छा दोहा भी लिखा है, दोहा भी आपको सुनाने वाला हूं। अभ्यास का नियम,
उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों का अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करके, सही तरीकों का चयन करके इन्हें बार बार दोहराता है और इसे सीखने में उन्नति होती है तो सीखने में अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है। अर्थात एक बार साइकिल चलाना सीखा, सीखने की कोशिश किया, गिर गया, साइकिल स्टैंड में खड़ा नहीं हुआ, मेरे ऊपर गिर गया, यहाँ पे चोट लग गया, धीरे से फिर सीखना शुरू किया, फिर से सीखना किया, फिर से सीखना किया, फिर से सीखना किया और साइकिल चलाना सीख गया। करत करत अभ्यास कर जड़मति हुवत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, सिल पर, सॉरी, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। यानी अगर करते करते अभ्यास करेंगे तो जड़मति, जो मतलब जड़ वाला जो बुद्धि है, जड़ वाला बुद्धि मतलब गधा बुद्धि, महामूर्ख बुद्धि, जिसको आपको आईक्यू वाला बताया था ना, बुद्धि का पैमाना वाला नापते हैं, उसमें मूर्ख बुद्धि, महामूर्ख बुद्धि बताया था। तो महामूर्ख बुद्धि जो है उसमें भी जान आ सकती है अगर वो प्रयास करे। जैसे रसरी यानी रस्सी के आने जाने से सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो करत करत अभ्यास कर जड़मति हुवत सुजान, रस्सी आवत जाते हैं सिर पर परत निशान। तो ये अभ्यास के द्वारा हो सकता है। थार्नडाइक ने इसको दो नियम बोला, दो तरीके, दो प्रस्तुत किया, नियम का दो रूप प्रस्तुत किया, उपयोग का नियम और दूसरा कहा अनुपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप बंद बनते हैं तो उपयोग का नियम कार्य करते हैं। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप में कोई बंध नहीं बनता तो अनुपयोग का नियम कार्य करता है। बहुत आसान सा बात है, बहुत आसान सा। थार्नडाइक ने यह कहा कि अभ्यास का नियम के भी दो तरीके से नियम हो सकता है। अभ्यास के नियम के वजह से कोई व्यक्ति अगर सीखता है तो किस तरीके से सीख सकता है? पहला तो सीख सकता है उपयोग के नियम के थ्रू। यदि उस चीज का उपयोग है, देखिए जब उद्दीपक प्रतिचार में परिवर्तित बंध बनते हैं तो उपयोग का नियम, यदि उस चीज का उपयोग है तो वो इस चीज को जल्दी सीख जाएगा, उस चीज का उपयोग नहीं है तो उस चीज को जल्दी नहीं सीख पाएगा। अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत भी हो जाती है। अर्थात यदि उपयोग है तो उसको याद रखे रहोगे, याद रखे रहोगे, उपयोग नहीं है तो फिर उसको भूल जाओगे। और याद रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उसको बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार का नारा, वो क्या बोलते हैं, माला जपना है। तो जितना माला जपेंगे वो याद हो जाएगा। तो पंडित लोग कोई ज्ञानी वानी नहीं होते, ही माला जप के करत करत अभ्यास कर जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो हो सकता है कि जड़मति हो तो भी सुजान हो जा रहे हो इसी दोहे के अनुसार। ठीक है, चलिए। थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के लिए सिद्धांत दिया। पुनर्बलन मतलब कोई भी काम को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी काम को फिर से आदमी करेगा, कोई भी काम फिर से आदमी करेगा, उसके लिए जो बल आएगा, जो ताकत आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, वही पुनर्बलन का सिद्धांत है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक नाम है जिसका नाम है अविनाश, नया नाम ले लेता हूं इस बार, रामू सामू कितना नाम लोगे? अविनाश। और एक नाम है सुप्रिया। यदि कोई हो तो मुझे माफ करे भाई इस नाम से, मैं इनके बीच के संबंध को नहीं जानता हूं। अविनाश क्या है? बॉयफ्रेंड है। सुप्रिया क्या है? गर्लफ्रेंड है। ठीक है। अविनाश को सुप्रिया ने कहा कि प्रियवर तुम मुझे अगर 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क खिलाओगे तो मैं तुम्हें एक पप्पी उपहार स्वरूप दूंगी। पप्पी मतलब चुम्मा, एक पप्पी उपहार स्वरूप दूंगी। ठीक है, अविनाश ने क्या किया? 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क सुप्रिया को प्रदान किया और सुप्रिया ने अपने वादा अनुसार, अपने अनुबंध के अनुसार एक पप्पी अविनाश को प्रदान किया। इस तरीके से आदान प्रदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। बोलो जय हनुमान। ठीक है, चलो इस तरीके से अब देखते हैं अब अविनाश को पुनर्बलन क्या दे रहा है। अविनाश के लिए पुनर्बलन क्या है?
पप्पी, यही पप्पी पुनर्बलन है अविनाश के लिए। ठीक है, यही पप्पी अविनाश के लिए पुनर्बलन है। अर्थात उसके मन में मोटिवेशन कौन दे रहा है? फिर से चॉकलेट देना चाहता है अब अविनाश दोबारा। सुप्रिया मांग नहीं रही, क्योंकि उसके मन में यह है कि जब भी मैं 10 रुपए वाला चॉकलेट दूंगा डेयरी मिल्क, तब मुझे पप्पी मिलेगा। यानी ये 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क देने के लिए उसको मोटिवेट कौन कर रहा है? यही सुप्रिया का पप्पी। क्लियर है? इससे ज्यादा क्लियर शायद समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी ये अविनाश और ये सुप्रिया अगर कोई हो वीडियो क्लास में जो देख रहे होंगे तो मुझे माफ करना भाई, मैं उनको कोई इनके बीच में कोई ऐसा आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो मुझे नहीं पता। ये बस एक उदाहरण स्वरूप था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए। तो इसी बात को थार्नडाइक ने कहा कि अनुक्रिया पुनर्बलन यानी किसी काम को दोबारा करने के लिए, किसी काम को दोबारा करने के सीखने के लिए कौन कौन सी चीज होती है जो उसको पुनर्बलन, फिर से ताकत देती हैं, फिर से मोटिवेशन देती हैं। जैसे इस वाले केस में अविनाश को पुनर्बलन दे रहा था पप्पी, उसी तरीके से किसी काम को सीखने में कौन कौन सी चीजें पुनर्बलन देती है यह आपको समझ में आना चाहिए। तो उसने 6 बातें कही। पहला कहा बहुक्रिया का नियम, दूसरा कहा रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा का 6 नहीं 5 वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम, और चौथा का समानता का नियम, और छठवां साहचर्य परिवर्तन का नियम। और इन पांचों सिद्धांतों को अब हमको पढ़ना है, पुनर्बल के सिद्धांत। पहला देखेंगे बहुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो उसे समझने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है। तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया खोज नहीं लेता। ऐसा करने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। जैसा कि उस जाली में जब बिल्ली को बंद किया गया, बिल्ली दौड़ भाग करती रही, लेकिन एक बार उसका पैर लीवर में पड़ा और बाहर जाकर के भोजन कर ली। बिल्ली के लिए क्या है? बिल्ली के लिए जो समस्या क्या है? वो जाली है। उस जाली से बाहर निकल करके उसको मछली खाना है। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करी, और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के बाद वो एक सही अनुक्रिया ढूंढ पाई कि जैसे मैं लीवर पे ऐसे पैर दबाऊंगी, खिड़की खुलेगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। यही बहुक्रिया का नियम। समझ में आ गया? चलो, यानी बहुत सारे काम करता है जैसा कि लोग सामान्य तौर पर करते भी हैं, और उनकी कहानियां भी आप सुनते हैं। पहले वो अखबार बेचे, चाय बेचे, पकोड़ा बेचे, अब आज आकर के अब खाने का बड़ा दुकान है, ऐसा सुनते हैं। इस आदमी को नहीं जानते, बहुत जीवन में मेहनत किया है। पहले ये ऐसे ऐसे बेचता था, ठेला में सामान लगाता था। ये वही बहुक्रिया के नियम के अनुसार बताते हैं। यानी बहुत सारे क्रियाएं किया वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कृपा कहीं रुकी हुई थी। निर्मल बाबा के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, कृपा कहीं रुकी हुई थी। और वो बहुत सारे काम किया और उसमें से एक में सफल हो गया। पैसा कमाना उसका काम था और एक काम अच्छा चल गया, तो वही तो बहुक्रिया का सिद्धांत है। बहुत सारी क्रियाएं किया, एक क्रिया में सफल हो गया। लेकिन वहां से कनेक्ट मत करिएगा। जब भी कोई समस्या आएगी, उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे, और उस काम में से एक काम जो कि हमेशा सटीक बैठेगा, उसी काम को मान लिया जाएगा कि एक सटीक अनुक्रिया है, और उसी क्रिया को बार बार दोहराया जाएगा। दूसरी बात अब देखते हैं, ऑप्शन बी, रुचि या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा। यदि मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। निद्रा, अभ्यास, थकावट, आकांक्षाएं, भावनाएं आदि सभी हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। अर्थात हम लोग, एक समय मैं कॉलेज में था तो मेरा एक मित्र है अनुराग, और अनुराग को एक वो लगा, खजाना हाथ लगा। खजाना, वो खजाना जो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिसमें आपको एक सेमिनार में बुलाया जाता है और एक घर दिखाया जाता है, बड़ी गाड़ी, बहुत खूबसूरत लड़की। ये कौन चाहता है? ये घर मैं चाहता हूं। ये कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। तो आप करना चाहते हैं 3 लोगों को जोड़ना, वही वाले में मेरे को बुलाया गया।
अब उसी में एक बात बोला जाता था कि आदमी अगर सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन आदमी जब सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। उस कंपनी का नाम कुछ था टूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें मेरे को जोड़ने की कोशिश भी हुई, और जो भी अलग ही बात है, बहुत मार कुटाई हुई, बहुत चीज़ें हुई, और मुझे लगता था कि मैं रातों रात इसमें करोड़पति बन जाऊंगा। पहले 2 ही आदमी जोड़ना है, फिर तुम्हारे नीचे और लोग जोड़ेंगे, तुमको क्या है, तुमको बस 2 ही आदमी ढूंढ के लाना है। अब और एक से एक कहानियां सुनाते थे उसमें कि 2 आदमी नहीं ढूंढ सकते, जब मरोगे तो 4 आदमी लेके जाएंगे तुमको, तुम अपने जीवन में 2 भी आदमी नहीं ढूंढ सकते। तो बड़ा बुरा सा लगता था कि साला धिक्कार है अपने जीवन में यार, जो हमारे पास 2 भी आदमी नहीं है, अब मरेंगे तो 4 आदमी कहाँ से लाएंगे। ऐसे हमारे मन को मैं उस सेमिनार में भी गया हूँ, और सेमिनार में बहुत हो हल्ला भी होता था। आप क्या करोड़पति बनना चाहते थे, हो क्या करते थे हम। ठीक, तो रुचि और मनोवृत्ति का नियम, यदि आदमी कुछ काम करने की इच्छा रखता है तो उसको जल्दी सीख जाएगा, यदि काम करने की इच्छा ही नहीं रखता उसको जबरदस्ती सिखाओगे तो नहीं सीख पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर, वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम। वर्णनात्मक अनुक्रिया से तात्पर्य सीखने वाले के द्वारा निश्चित की गई अनुक्रियाएं हैं जिनके प्रयोग से सीखने में मदद मिल सकती है। सीखते समय हम केवल वर्णनात्मक क्रियाओं का ही प्रयोग करते हैं और कष्टदायक अनुक्रियाओं को त्यागते हैं। अतः वर्णनात्मक अनुक्रिया के द्वारा सार्थक एवं निरर्थक प्रतिचारों में भेद किया जा सकता है। वर्णनात्मक अनुक्रिया से तात्पर्य सीखने वाले के द्वारा निश्चित की गई अनुक्रियाएं हैं जिसके प्रयोग से सीखने में मदद मिल सकती है सीखते समय। अर्थात वर्णनात्मक क्रियाएं मतलब पहले से डिसाइड करेगा कि मैं इस समस्या के समाधान के लिए ये काम करूंगा, पहले से वर्णन कर लेगा, लिख लेगा, पॉइंट आउट कर लेगा, उसके बाद फिर उस पर काम करेगा, तो उसको वर्णनात्मक क्रियाएं बोलेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, समानता का नियम। इस नियम से तात्पर्य नवीन क्रिया सीखने में पूरे किए गए सहायता लेना। जब परिस्थितियों में समानता होती है तो हमारे अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में समान अनुरेखन को खोजना होता है। इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने स्थानांतरण के नियम का समान तत्व का प्रतिपादन किया। अर्थात क्या समानता का नियम समझ में आया? नहीं आया, जो मैं पढ़ दिया समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझाऊंगा समझ में आएगा। समानता का नियम कहता है कि आपके जीवन में कोई चुनौती आया तो आप सोचिए कि क्या उसी तरीके की चुनौतियों से आप पहले निपटे हुए हैं। यदि हाँ निपटे हुए हैं तो उस पुरानी चुनौती को किस तरीके से आपने समाधान किया था, उसका समाधान के सूत्र को या उसके समाधान के तरीके को आप नई चुनौती में प्रयोग करिए। यही समानता का नियम है। यानी अब आपको साइकिल चलाना, हाथ छोड़ करके चलाना है साइकिल, हाथ छोड़ के, एक उदाहरण से बता रहा हूं आपको, हाथ छोड़ करके साइकिल चलाना है। साइकिल में आप अभी कुछ नहीं जानते, साइकिल चलाना भी नहीं जानते, तो आप सबसे पहले तो साइकिल चलाना सीखेंगे, उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके साइकिल चलाना सीखेंगे, हाथ छोड़ करके। लेकिन अगर मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख गए हैं, उसके बाद हाथ छोड़ करके चलाना सीखना, इसका मतलब क्या है? आपने जो पुराना साइकिल चलाने का जो आपके पास कला है, यानी पहले जो आपके पास कला थी, पहले जो आप साइकिल चलाना जानते थे, वो तो आधा काम तो आप वहीं कर चुके हैं। अब केवल आपको हाथ छोड़ना है। यानी पुराना जो क्रिया था उसका भी आपने नवीन चुनौती में उपयोग किया। नवीन चुनौती क्या थी? हाथ छोड़ के साइकिल चलाना। आपके पास पुराना अनुभव क्या था? साइकिल चलाने का। केवल साइकिल चलाना जानते थे, हाथ छोड़ना नहीं जानते थे। तो आपने केवल अभी क्या सीखा? हाथ छोड़ना सीखा, बाकी साइकिल चलाना पहले से सीख रखा है। क्लियर है? यानी पुराना जो आपके पास क्रिया का अनुभव है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं समानता के नियम के में। अब देखते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो समानता के नियम में क्या होगा? अगर आपके पास पहले से अनुभव है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। इसीलिए तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है। किसी कुछ उसमें जाएंगे, कहीं जॉब वॉब में जाएंगे तो कंप्यूटर में डिप्लोमा है, हाँ काम किए हो, हाँ। लेकिन आप तो देखते हैं कि लोग पीजीडीसीए लगातार कर चुके हैं सीवी रमन से, लेकिन कंप्यूटर ऑन ऑफ करने के अलावा और कुछ जानते भी नहीं। और कुछ लोग तो वो भी नहीं जानते, ऑन तो कर देते हैं लेकिन ऑफ सीधे बटन से कर देते हैं, तो वो अलग ही बात है।
सहचर्य परिवर्तन का नियम, तो अगर आपके पास अनुभव होगा तो वहां की चीजों को जल्दी सीख जाएंगे, अनुभव नहीं होगा तो नहीं सीख पाएंगे, यही समानता का नियम कहता है। सहचर्य परिवर्तन का नियम, यह नियम पावलोव के सहचर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और फिर अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अस्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और स्वाभाविक प्रतिचार करना आरंभ कर देता है, तो इसे सहचर्य के द्वारा सीखना कहते हैं। अर्थात एक बार व्यक्ति को वो वाला कहानी आपको सुनाया होगा जिसमें एक लड़का रहता है जो कि सफेद चूहे को देख करके नहीं डरता है। जब सफेद चूहे को देख करके नहीं डरता है तो फिर से उसको सफेद चूहा दिखाया जाता है और पीछे से टन से आवाज करवाया जाता है, तो उसको क्या लगता है, उसको ये लगता है कि चूहा जब भी आता है तो टन से आवाज होता है और डर जाता है। फिर उसके बाद वही प्रक्रिया अपनाई जाती है और चूहा आवाज हटा दी जाती है, केवल चूहा देख के भी वो डर जाता है। वही चीज है, अगर अमूर्त रूप से सोचने की प्रक्रिया किसी के मन में आ गई तो सहचर्य परिवर्तन के नियम के अनुसार वो काम कर सकता है। अब देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या क्या है। ये बहुत आसान है, उसके बाद क्लास खत्म भी है। कितना टाइम हो गया, कितना घंटा हो, अरे बाप रे लंबा टाइम चला गया, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन मजा तो आ रहा होगा। चलो, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि चालक विभिन्न कौशलों के सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सीख सकते हैं। शिक्षा सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर बार बार अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियों को भी कम किया जा सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। एक प्रश्न देखते हैं, सहायक शिक्षक 2019 में पूछा गया। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। देखिए कितना लाइन से पूछता है भाई, दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार दिए गए हैं भाई, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा, देखिए कितना सटीक प्रश्न पूछा 2019 में। और अभ्यास का नियम, 3 अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तीनों नियम मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया है। अभ्यास का नियम क्या है, प्रभाव का नियम क्या है और तत्परता का नियम क्या है। और इसके अंदर से भी अगर प्रश्न पूछेगा तो उसको भी आप बताने की स्थिति में होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ये बहुत थोड़ा सा डीप जाके नहीं पूछा है, लेकिन इससे डीप जाकर के भी पूछा जा सकता है प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है, अभी हमने पढ़ा है, तो ये हो गया ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। इसको को एंड क्रो लिखा है, क्रो एंड क्रो होगा। ठीक, चलिए इस तरीके से हमारा ये क्लास आज खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा तिबारा देखिएगा, याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान सा है। जब मेरे जैसा अदना दिमाग का व्यक्ति समझ सकता है तो आप सब मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।